इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नई दिल्ली में इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास के लॉन्स में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर काम चलता रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे रोकने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है, जहां नई संसद का निर्माण चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक ट्रांसलेटर, एक इतिहासकार और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि दरअसल यह जनहित याचिका थी ही नहीं, क्योंकि याचिका दायर करने वालों की नीयत ठीक नहीं लगती। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगाया। आज हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के लीगल पॉइंट से लेकर पॉलिटिकल एंगल तक की जांच की। थोड़ी देर में मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें आपको इस प्रोजेक्ट और इसके ऊपर हो रही राजनीति को लेकर सारी जानकारी मिलेगी। 1300 रुपए के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ रुपए का बताया गया। मोदी को बदनाम करने के लिए ब्रिटिश मैगजीन द क्रिटिक में लेख छपे। बीबीसी से लेकर सीएनएन तक सबने मौके पर चौका मारा। क्या क्या नहीं छपा। ऐसी मोटिवेटेड याचिकाएं, ऐसी प्री प्लान्ड हेडलाइंस की पूरी स्क्रिप्ट मोदी के सियासी दुश्मनों और कांग्रेस की टाइमलाइन पर मौजूद है। कांग्रेस तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी एक्टिव है। नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जरूरी प्रोजेक्ट को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। कांग्रेस ने इसे मोदी महल कहकर बदनाम किया। मोदी विरोधियों ने झूठी जानकारी फैलाई, पब्लिक में जानबूझकर भ्रम पैदा किया। सियासत ऐसी कि कोरोना के नाम पर 12 विपक्षी नेता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और बड़ी चालाकी से उसमें सेंट्रल विस्टा से जुड़े काम को रोकने वाली पॉइंट चिपका देते हैं। कांग्रेस के किस नेता ने सेंट्रल विस्टा पर क्या फैलाया, इसके कुछ सैंपल भी देख लीजिए। 28 अप्रैल को राहुल ने ट्वीट करके लिखा, देश को सेंट्रल विस्टा की जरूरत नहीं है, विजन वाली केंद्र सरकार की जरूरत है। 4 मई को राहुल की टाइमलाइन पर सेंट्रल विस्टा का खर्च 13,450 करोड़ रुपए हो गया। राहुल ने उसे वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अपने खुद के न्याय स्कीम से जोड़ दिया। फिर सियासी हमला करते हुए प्रधानमंत्री को अहंकारी बता डाला। राहुल ने 7 मई को फैलाया, सेंट्रल विस्टा आपराधिक बर्बादी है, लोगों की जिंदगी का ख्याल रखो, नए घर के लिए अपने अंधे घमंड के फिक्र छोड़ो। 10 मई को प्रियंका मैदान में कूदी और 1300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ का बताते हुए लिखा, प्रधानमंत्री के नए आवास और सेंट्रल विस्टा का खर्च 20,000 करोड़ रुपए है। इतने में 62 करोड़ वैक्सीन की डोज आ जाती, 22 करोड़ रेमडेसिविर वायल्स आ जाते, 10 लीटर वाले 3 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ जाते, 12,000 बेड वाले 13 एम्स बन जाते। इस दौरान कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन पर भी एजेंडा नॉनस्टॉप जारी रहा। 28 अप्रैल को इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्वीट आया, लिखा था, कोरोना के कारण हर मिनट 2 भारतीयों की मृत्यु हो रही है, देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए फिजूल खर्ची में लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राष्ट्रीय महत्व वाले प्रोजेक्ट को मोदी महल का नाम दे दिया। ट्वीट करके लिखा, इतिहास में दर्ज होगा कि जैसे रोम जलते समय नीरो बांसुरी बजा रहा था, वैसे ही जब देश कोरोना की आग में झुलस रहा था, तो भारत का स्वघोषित फकीर अपने लिए महल बनवा रहा था। इन सबकी ट्विटर टाइमलाइन से इतना तो साफ है कि सेंट्रल विस्टा की आड़ में कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध की सियासत होती रही। अब कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश का यह ट्वीट देखिए। इन्होंने 13 मई को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पागलपन करार दिया। मोदी को कांग्रेस की सरकार से सीखने की नसीहत दे दी। मगर ये वही जयराम रमेश हैं जिन्होंने 9 साल पहले एक आर्टिकल में खुद लिखा था कि देश को नए संसद भवन की सख्त जरूरत है, मौजूदा संसद काम करने लायक नहीं रही और आउटडेटेड हो चुकी है। उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। वैसे यह भी अपने आप में दिलचस्प है कि जिस सेंट्रल विस्टा का इस्तेमाल मोदी पर सियासी गोली दागने के लिए किया जा रहा है, जिसे मोदी महल बताया जा रहा है, जिसे सुल्तान का किला नाम दिया जा रहा है, उसे बनाने की बात 2012 में यूपीए की सरकार में शुरू हो गई थी। 2012 में जब मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थी, तब उनके सेक्रेटरी ने विकास मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा था और चिट्ठी में इस बात का जिक्र था कि संसद का नया भवन बनना चाहिए और इस पर निर्णय लिया जा चुका है। सारे फैक्ट सामने हैं, फिर भी फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता अखबारों में लेख लिख लिख कर मोदी को कोस रहे हैं और यह लगातार जारी है। कुछ सैंपल्स देखिए।
मोदी विरोधी बार बार ये फैला रहे हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है, जो सरासर झूठ है। मोदी महल कहकर यह भ्रम भी फैलाया गया कि इस पर 13,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बड़ी बात यह है कि कोई मोदी महल नहीं बन रहा, सुल्तान का किला नहीं बन रहा, प्रधानमंत्री आवास बनेगा। इस वक्त दो ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक है संसद की नई बिल्डिंग और दूसरा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। नए संसद भवन की कीमत 862 करोड़ आंकी गई है, जबकि सेंट्रल विस्टा की लागत 477 करोड़, यानी कुल करीब 1300 करोड़ रुपए की बात है। लेकिन फेक आंकड़ों वाला गैंग 20,000 करोड़ के नंबर फैला रहा है। फैक्ट यह है कि सरकार के 51 मंत्रालयों के लिए जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी, नया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और बाकी सारे कंस्ट्रक्शन का काम मिलाकर भी टोटल खर्च 13 से 14,000 करोड़ रुपए का आएगा। यह भी अभी कंफर्म नहीं है, मगर फिगर घुमाने वाले 20,000 करोड़ का टूल किट फैला रहे हैं। फेक न्यूज का नैरेटिव चलाने वाले एक कदम और आगे निकले और यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री आवास का काम अगस्त में शुरू हो जाएगा। यह तक छापा गया कि नया पीएम आवास 15 एकड़ में फैला होगा, उसमें 10 लो राइज बिल्डिंग्स होंगी, 112 गाड़ियां पार्क करने की जगह होगी, 1000 स्टाफ रह सकेंगे, 2.5 एकड़ के प्लॉट में एसपीजी की बिल्डिंग बनेगी। जबकि फैक्ट यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास का कंसेप्चुअल डिजाइन तक मंत्रालय को नहीं मिला है। सेंट्रल विस्टा की 20,000 करोड़ रुपए वाली फर्जी फिगर और कभी न बनने वाले मोदी महल की आड़ में यह भी फैलाया गया कि सरकार वैक्सीनेशन पर खर्च नहीं कर रही, सारा पैसा कंस्ट्रक्शन में झोंक रही है। फैक्ट यह है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मोदी सरकार पहले ही 35,000 करोड़ रुपए अलॉट कर चुकी है। सरकार की तरफ से मई, जून और जुलाई के लिए दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को एडवांस भी पैसा दिया जा चुका है, मगर इसके लिए और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो भी दिया जाएगा। मोदी विरोधी ये मैसेज तो बहुत तेजी से फैलाते हैं कि मोदी देश के लिए हानिकारक हैं, मगर सेंट्रल विस्टा और पीएम आवास को लेकर उनके फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश होने के बाद कहने वाले यही कहेंगे कि असली झूठ कोई और नहीं, मोदी के सियासी विरोधी फैला रहे हैं। इसलिए मोदी विरोधियों को चाहिए कि हर ट्वीट में, हर आर्टिकल में भ्रम का माहौल पैदा करने और सोची समझे स्क्रिप्ट के तहत झूठ फैलाने की बजाय फैक्ट की बात करें। ये रिपोर्ट देखकर आपको इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास शख्स जुड़ रहे हैं, देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे साथ हैं। पुरी साहब, आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हाईकोर्ट ने तो इस प्रोजेक्ट को इजाजत दे दी है, लेकिन आप भी जानते होंगे कि राजनीतिक तौर पर सवाल अब भी उठेंगे। आज हम उन सारे विवादों का अंत करने के लिए आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहली बात तो जो आरोप लगा था वो ये था कि महामारी के बीच, पैंडेमिक के बीच में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर देना ये असंवेदनशीलता है। क्या जवाब देंगे इसका? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसपे काम हो रहा है। तो आपने कहा कि महामारी के दौरान 20,000 करोड़ इस पे खर्च करना, तो पहले तो हम ये तय कर लें कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो टेंडर्ड कॉस्ट है, जिसपे अवार्ड हुआ है, वो है 862 करोड़, 862 करोड़। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, वो जो टेंडर अवार्ड हुआ है, उसका जो टेंडर कॉस्ट है वो है 470 करोड़ के करीब, आई थिंक 477 टू बी एग्जैक्ट। तो पहले बात, कहां 20,000 करोड़ और कहां 1300 करोड़, 13,000 भी नहीं, 1300 करोड़। तो हमारे जो मित्र लोग हैं, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद उनके वो सत्ता में रहे हैं, और जो उन्होंने काम करना था देश के विकास के लिए वो नहीं किया, पर वो ये भी भूल गए हैं कि ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की मांग है, ये हमारे समय शुरू नहीं हुई। 2012 में जो हमारी ऑनरेबल स्पीकर थी श्रीमती मीरा कुमार जी, उनके जो ओएसडी या सचिव थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सचिव को कि स्पीकर महोदय ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है कि एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए जी। ये तो मैडम स्पीकर का डिसीजन है, और ये जो कांग्रेस पार्टी है, विच हैज बीन वाइप्ड आउट इन केरला, वाइप्ड आउट इन वेस्ट बंगाल, जिसका 2014 और 2019 के चुनाव जो हुए उनमें मिला के लोकसभा में 100 सीट नहीं बनती। पॉलिटिकल
ऑपोजिशन मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में उनका हक बनता है, पर कम से कम पॉलिटिकल मुद्दे उठाने से पहले ये देख तो लें वो क्या क्या रहे हैं। आपका ये प्रश्न था कि ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्या बंद हो जाएगी, पर ये सवाल मैं समझता हूं आप मुझसे नहीं, आपको कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए जहां से आ रहा है। वो ये कहते हैं कि 13,400 करोड़ का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये हमें जानकारी नहीं कि जो सारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट, नई बिल्डिंग, 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो 51 हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है उनके लिए नई रहने की जगह, जो 1000 करोड़ हम किराया खर्च करते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नया कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, सबको मिला के भी हमें मालूम नहीं है कि उसका भी 20,000 करोड़ खर्चा होगा कि ये तो जब टेंडरिंग होगी तभी पता लगेगा। जी अच्छा, चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी बातें अपने पहले जवाब में बता दी हैं। अब स्पेसिफिकली कुछ मुद्दों पर हम आपसे क्लैरिटी चाहते हैं सर। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप कोरोना के लिए कर सकते थे, वैक्सीन लाने के लिए कर सकते थे, तो ये जितना भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, क्या कोरोना रिलीफ फंड से, रिलीफ के वर्क से इसका कोई भी संबंध है? जो लोग इस पैसे को और कोरोना के रिलीफ को एक सांस में बोलते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो उनको मैं कहूंगा, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को थोड़ा फेमिलियराइज कीजिए, आप थोड़े बजटिंग समझिए। जहां तक कोरोना महामारी की बात है, मैं आपको 2 सिंपल फिगर देता हूं। जहां तक वैक्सीन की बात है, केंद्रीय सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ की प्रोविजनिंग की हुई है वैक्सीन के लिए, और ये जो पैसा है 35,000 करोड़, दिस शुड बी सफिशिएंट अभी तक लेके दिसंबर 2021 तक हर एक भारतीय नागरिक जो क्वालिफाई करते हैं वैक्सीन के लिए, उनको वैक्सीनेट करने के लिए। अगर इसमें मान लीजिए कोई कमी पड़ती हो तो केंद्रीय सरकार कभी ये नहीं करेगी कि पैसे की कमी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दूसरी चीज है। देखिए, यही लोग जो आजकल ये हल्ला बचा रहे हैं, उन्होंने एक राहुल गांधी जी ने पीछे एक ट्वीट किया था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है। सो ये इनकी जो राज्य सरकारें हैं राजस्थान में, वो आज मुझे जानकारी मिली कि उनके डस्टबिन में पता नहीं कितने 500 वायल से ज्यादा तो वहां पे उनकी वेस्टेज हुई है। पहली बात तो ये। दूसरी, यही राहुल गांधी जी की जो कॉलीग्स हैं, श्री शशि थरूर जी, जयराम रमेश जी, ये वैक्सीन हेजिटेंसी प्रोड्यूस कर रहे थे, ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, अभी इसके ट्रायल्स नहीं हुए। और जो हमारे 2 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनकी भी निंदा कर रहे थे। भारत बायोटेक के बारे तो इन्होंने कहा कि ये लोग अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं है, कि सरकार ने कैसे इनको अनुमति दे दी। ऐसी ऐसी बातें ये फैलाते रहे। अच्छा, पहले कहते रहे कि वैक्सीन, भारतीय डोमेस्टिक प्रोड्यूस वैक्सीन ठीक नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं। 2008 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको भी डिसमेंटल कर दिया है। 3 कंपनीज के बारे तो मुझे जानकारी है। तो ये क्यों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की निंदा करते थे और अभी सडनली कह रहे हैं और इनको कहो वैक्सीन बना? अरे, आप तो खुद रोक रहे थे, पर हमने इनकी बात नहीं सुनी। अच्छा किया, हमने एडवांस ऑर्डर दे दिए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 3 महीने की एडवांस प्रोडक्शन के लिए एडवांस पेमेंट कर दी जी। और बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया भर में, उनको भी कमर्शियल लाइसेंसिंग के थ्रू हम लोग इंकरेज कर रहे हैं कि आप वैक्सीन और बनवाइए। पर कांग्रेस पार्टी और उनकी जो नैरेटिव के खिलाफ और एंटी डेवलपमेंट के अलावा ये क्या करते हैं, जब कोई चैलेंज आए, इनको ये समझ नहीं आ रही वैक्सीन जो है ये ग्लोबल अवेलेबिलिटी का सवाल है, और ये जो महामारी है, वायरस है, ये है हमारा एनिमी, सरकार नहीं है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो ये मैं समझता हूं जो भी मैच्योर लोग हैं उनको सबको इकट्ठा होके काम करके और महामारी का और जो चैलेंज आया उसका सामना करना चाहिए। पर ये तो आपस में लड़ाइयां करवाने के चक्कर में। जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल विस्टा पर कुछ पैसा खर्च हो भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से किसी और चीज के लिए, वैक्सीन के लिए या दवा के लिए, वेंटिलेटर के लिए पैसे की कोई कमी आने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल विस्टा पे मैंने आपको बताया टोटल मिला के 1300 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं।
महाराष्ट्र में ये एमएलए का हॉस्टल बना रहे हैं, उसमें 900 करोड़ का खर्चा है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं राइट और रॉन्ग। जब भी कोई चैलेंज आता है हमारे सामने तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकी नहीं जाती, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इंकरेज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोकेंगे तो हमारे जो बहन भाई हैं उसमें कर रहे हैं काम, जिनको हमने 1300 जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं उसमें 900 को हमने वैक्सीनेट करवाया, तो उनको अपने जो डेली वेजेस वो कहां से मिलेंगे? अगर आप प्रोजेक्ट को रोक देंगे, जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको कहां से खिलाएगा अगर प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा? तो ये कांग्रेस पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति है और मैं समझता हूं दिस विल बैकफायर ऑन देम। तो सिर्फ माय लिमिटेड सबमिशन इज इन दो प्रोजेक्ट पे टोटल खर्चा इस समय 1300 करोड़ का है, और वो भी इसमें 1300 करोड़ हैज नो बाइनरी इंपैक्ट ऑन द हेल्थ बजट। हेल्थ बजट के लिए हमने प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर्स फंड है उसमें 2000 करोड़ तो रखा हुआ है वेंटिलेटर्स के लिए। और मैं आपको बताता हूं इसमें कुछ लेना देने, मेरी अडॉप्टेड डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, यूपी उत्तर प्रदेश में। वहां पे एक जब मैं डीएम साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा आप क्या ऑक्सीजन कैसा कह रहे, एक पुराना प्लांट था और उसमें हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, हमें थोड़ी मदद की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो उन्होंने प्लांट को चालू करवा दिया, 150 सिलेंडर मैंने उनको दिलवा दिए। कहां से मैंने दिलवाया दैट इज अप टू मी, मैं सीएसआर फंड से दूं, अपने फंड से दूं, जहां से भी दूं, पर इसका मतलब ये छोड़ना कि जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको हम रोक दें। मतलब कोरोना रिलीफ के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने जा रही और सेंट्रल विस्टा की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अभी आपने जैसा खुद कहा कि राहुल गांधी ने और बाकी नेताओं ने कहा कि मोदी जी अपने लिए एक महल बनवा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की इसकी कीमत बताई गई है। अब ये मुझे बताइए कि नई पार्लियामेंट बने, ये तो कांग्रेस की सरकार भी चाहती थी, आप वो काम करने जा रहे हैं, लेकिन एक नए प्रधानमंत्री आवास की जरूरत क्यों पड़ रही है? No, I will conclude quickly. कहीं भी cannot have a government. हमारे 51 मंत्रालय हैं, गवर्नमेंट मंत्रालय और डिपार्टमेंट सारे शहर में बिखरे हुए हैं। उन पे उनके ऑफिस स्पेस के लिए हम एक साल में 1000 करोड़ किराया भरते हैं, प्राइवेट लोगों को देते हैं, बाकी एंटिटीज को देते हैं। भाई वी आर द ओनर्स ऑफ द लैंड। ये जरूरी नहीं है कि सारे दफ्तर एक जगह हो, जहां पे हमारा कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी हो, उपराष्ट्रपति जी का आवास हो, प्रधानमंत्री का आवास हो, सारे एक ही इकट्ठी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। अच्छा, दूसरा, कितना समय लगता है अगर प्रधानमंत्री जी अपने आवास से जब पार्लियामेंट जाते हैं, ट्रैफिक लिस्टिंग, वाइस प्रेसिडेंट मूव करते हैं, तो एक दुनिया भर में बेस्ट एग्जांपल्स ये हैं, विद इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक्सेस और पब्लिक एक्सेस। और ये जो सारा एरिया है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का, इट्स बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक एज पार्ट ऑफ न्यू म्यूजियम। तो दिस मेक्स फॉर एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट और गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें एक सेंस ऑफ पर्पस आए। पुरी साहब, इल्जाम तो उल्टा लग रहा है। आपने कहा कि ये एरिया पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि एरिया तो बंद कर दिया जाएगा जहां प्रधानमंत्री आवास भी होगा, उपराष्ट्रपति भी होंगे, नई नई इमारतें बनेंगी। अभी आप देखिए वहां बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स ले जाते हैं पिकनिक मनाने को संडे को, अब वहां कोई नहीं जा पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा है वो तो एकदम जाहिर हो जाएगा। आज सुबह मेरे मंत्रालय के जो मेरे कोलीग्स हैं वो जाके देखे कि आए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कह रहे थे दिल खुश हो गया। तो चलिए, ये तो हम नवंबर 21 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। जब लोग जाके देखेंगे और जैसी फोटो है, मॉफ फोटोज, फोटोशॉप फोटोग्राफ वो दिखा रहे, तो वो सब जाहिर सामने आ जाएगा। और पार्लियामेंट भी जो बनेगी नई, जो कांग्रेस पार्टी जिसकी मांग कर रही थी 2012 में, जब बनेगी वहां पे बैठने की जगह होगी। और जो प्रधानमंत्री का आवास बनेगा वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जा रहा, वो एक इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी होगी। जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति जी का आवास और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा, ये इंस्टीट्यूशन। और सौरभ जी, ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है अगले 250-300 साल के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए ये 100 साल पुरानी जो अंग्रेजों के समय की जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है कि उसी में हम फंसे रहे, उससे भी थोड़ी लिबरेशन चाह रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपके बस 2-4 मिनट और लूंगा, इस बात का जवाब आप दे दीजिए क्योंकि बहुत इस पर सवाल जवाब होते हैं। जो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसकी हालत है कैसी?
मैं आपको ये बताता हूं कि 2008 से, जब से मुझे जानकारी है, 2008 से ये कई लोग कह रहे थे, 2008 और 12 के बीच में बिल्कुल तय हो गया कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो एग्जिस्टिंग है इसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकती। और इस समय पहली बात तो स्पेस की बात है, अभी तक तो फ्रीज है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा 1947 में हमारी जनसंख्या 350 मिलियन थी। जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएगी 1920 में, उस समय कितनी थी? उससे आधी होगी, उसमें कम होगी। तो अभी हमारी 134 करोड़ आबादी है और जब सेंसस आएगा पता लगेगा 2026 से अभी जो 540 प्लस हमारी स्ट्रेंथ है लोकसभा में, दैट विल गो अप टू नियरली 740 750। तो कहां बिठाएंगे लोगों को? दूसरी बात, ईश्वर ना करे कोई अगर यहां पे टर्बुलेंस होती है या अर्थक्वेक होता है तो ये सीस्मिक जोन 4 में है, ये बिल्डिंग सेफ भी नहीं है और अंदर से बिल्कुल खोखली कर दी गई है, एयर कंडीशनिंग, वेंट्स। इसकी चित्र जो है कई प्रोग्राम्स में आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों के जो टीवी प्रोग्राम्स है, मैं आप इतनी ब्रीफिंग भी करवा सकता हूं। तो ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये इसेंशियल प्रोजेक्ट है। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं उनको खुद ये इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। उन्होंने 2012 में या 2012 से पहले क्यों नहीं इस पे काम शुरू करवाया? इनफैक्ट जब श्रीमती मीरा कुमार जी ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया था और बात शुरू हुई थी, पर उन्होंने होने नहीं दिया। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने ये पूरे सेंट्रल विस्टा पे जानकारी की, दुनिया भर में बाकी क्या होता है, और आहिस्ता ये 4-5 साल का प्रोजेक्ट है। मैंने कल एक स्टडी के बारे रेफरेंस देखी प्रेस में। उन्होंने कहा जी ये सेंट्रल विस्टा बनाने के चक्कर में कई सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा। और कब से करना पड़ेगा? 2026 से लेके 2039 तक। और भाई साहब 2039 तक तो हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये फॉल्स नैरेटिव है, इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो है लोगों को मिसलीड करने की कोशिश। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन और दे दें पुरी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है ये एक हेरिटेज एरिया है, ये जो इमारतें हैं बड़ी पुरानी इमारतें हैं, और ये बात सही भी है, इनको हमको संजो कर रखना है। तो ये कहा जा रहा है कि इनको भी नुकसान पहुंचेगा इस प्रोजेक्ट से। मैं आपको कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड विद अ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं कि एक भी हेरिटेज बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी। नेशनल आर्काइव्स की जो मेन बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, वो वैसी के वैसी ही रहेगी। ये उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी ने फटीचर बिल्डिंग बनाई है, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, और ऐसी जो ना आर्किटेक्चरली एस्थेटिक है और ना स्पेस यूटिलाइजेशन FIR का ठीक यूजेज है, ये सारी बिल्डिंग वो तोड़ी जाएंगी। इसका उत्तर दिया, इसकी हम जो प्रपोजल्स हैं, जैसे हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स टेक अप करेंगे उसकी जानकारी भी देंगे, पर हेरिटेज बिल्डिंग कोई भी नहीं गिराएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे और पूरी तरीके से शुद्ध राजनीतिक सवाल है। यह कहा जा रहा है, जैसे भी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया वैनिटी, कि ये नई पार्लियामेंट बनाना, नया विस्टा बनाना, नया ये एवेन्यू बनाना, ये सब मोदी जी करना चाहते हैं कि वो एक लेगेसी छोड़ जाएं कि ये नई पार्लियामेंट किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। ये सारा कुछ इंडिया गेट के सामने का सब कुछ काम किसने कराया? मोदी जी ने कराया। तो ये शोहरत के लिए किया जा रहा है, यह आरोप लगता है। देखिए, ऐसा है, कुछ हमारे जो लीडर्स होंगे उनमें लोकप्रियता होती है, लोग उनको याद करेंगे क्योंकि उन्होंने काम जो किया। ये 2012 में जब फैसला किया गया था, तो क्या वो मीरा कुमार जी ने जब फैसला किया था वो किसकी, श्रीमती सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह का बनाना चाहते? ये इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज हैं जिसमें जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही रहेंगे। और हमारी पार्टी में तो किसी के नाम करने वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं है। हमने ना कोई एयरपोर्ट किया, ना कुछ ऐसा किया, और ये भी प्रधानमंत्री आवास होगा। अगर ये मोदी जी बना के देंगे, जो आने वाले सालों में, देखिए मुझे तो पूरा विश्वास है 2024 में भी हम आएंगे और 2029 तक हमने सोचना शुरू नहीं किया, पर इनको ये करना चाहिए। अगर इनको उम्मीद है इनके प्रिय नेता को, जो अभी अपने आप को युवा नेता कहता है, तो उसको तो खुश होना चाहिए, तो उसको भी उस आवास में रहने का मौका मिलेगा। पुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर आपने काफी जानकारी अभी सुनी। उम्मीद है कि आज के फैसले के बाद जो हाईकोर्ट का फैसला आया, सेंट्रल विस्टा पर विवाद है वो खत्म होगा, क्लोज होगा, लेकिन कल से बहुत कुछ खुलने वाला भी है। अब से करीब 10 घंटे बाद लॉकडाउन का ताला खुलने लगेगा। कल सुबह 6 बजे से कई राज्य अनलॉक होने लगेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज शुरू होंगी, फैक्ट्रियां खुलने वाली हैं, महीने भर से बंद सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं होगा। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि आपके राज्य में, आपके शहर में ऐसा होगा या नहीं, कल कहां से लॉकडाउन हटेगा, बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने अनलॉक का क्या प्लान बनाया है, इस पर एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली अनलॉक होना शुरू, हरियाणा 7 जून तक अनलॉक, पंजाब 10 जून तक लॉकडाउन, हिमाचल प्रदेश शर्तों के साथ अनलॉक शुरू, जम्मू कश्मीर अनलॉक हो गया, राजस्थान 8 जून तक लॉकडाउन, उत्तराखंड 9 जून तक लॉकडाउन, उत्तर प्रदेश 1 जून से 61 जिले अनलॉक, नाइट कर्फ्यू जारी, मध्य प्रदेश 1 जून से आंशिक अनलॉक, महाराष्ट्र ढील के साथ 15 जून तक लॉकडाउन, बिहार ढील के साथ 7 जून तक लॉकडाउन, झारखंड 3 जून से शुरू होगा अनलॉक और पश्चिम बंगाल 15 जून तक लॉकडाउन। इंडिया के लॉक अनलॉक मैप को सामने रखकर देखें, आज की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। अनलॉक वाले राज्य ग्रीन कलर में हैं, आंशिक अनलॉक वाले स्टेट ब्लू कलर में हैं और लॉकडाउन वाले राज्य रेड कलर में दिख रहे हैं। मैप देखने से क्लियर होता है कि अनलॉक का दायरा बढ़ रहा है, जबकि लॉकडाउन वाला एरिया घट रहा है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। 50 दिनों में डेली केस सबसे कम आए हैं। रविवार को 24 घंटे में 1,52,734 नए केस सामने आए तो 2,38,022 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। कोरोना का एक्टिव केस 20,26,092 तक आ गया है, जो एक समय करीब 40 लाख हो गया था। पिछले करीब 7 दिनों का एवरेज पॉजिटिविटी रेट 9% से नीचे आ गया है। 24 घंटे में 3,128 लोगों ने जान गंवाई। ये नंबर अब भी बहुत बड़ा है, लेकिन कंपेयर करके देखें तो यहां हर नंबर पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। कोरोना के नए केस और एक्टिव केस में गिरावट का ट्रेंड पिछले 20 दिनों से कंटिन्यू है। इसीलिए कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन का ताला खोलने लगा है, कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने लगी है। आपके राज्य में लॉकडाउन के नियम कितने बदले, क्या खुला और क्या क्या बंद रहेगा, राज्य की कोरोना सिचुएशन क्या है और मुख्यमंत्री का प्लान क्या है। कागज और कलम निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां 41 दिनों बाद आज से फेज वाइज अनलॉक शुरू हो गया है। पहले हफ्ते में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई है। मजदूरों, कर्मचारियों के लिए ई पास जरूरी होगा। ई पास के लिए कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को अप्लाई करना होगा। बिना लक्षण वाले लोगों को ही काम की इजाजत मिलेगी। वर्क प्लेस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। सभी साइट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। रैंडम आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में गैर जरूरी सेवाओं के लिए 7 जून तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो जून के पहले हफ्ते तक बंद रहेगी। दिल्ली में थिएटर, सिनेमा, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना फिलहाल बंद रहेगा। फल सब्जियों की दुकानें और किराना की दुकानें पहले की तरह खुलती रहेंगी। जरूरी सेवा वाले ऑफिस भी खुले रहेंगे। दिल्ली में कोरोना बेकाबू दिख रहा था, लेकिन 24 घंटे में राजधानी में नए केस 1000 से कम आए। रिकवरी करीब 2000 मरीजों की हुई। मौत का नंबर 80 से नीचे रहा और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.25% रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का नेक्स्ट टारगेट जल्द से जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा करने का है। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाला, लेकिन अब तक कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए मुख्यमंत्री वैक्सीन वाली बॉल फिर से केंद्र के पाले में डाल रहे हैं। सबने पूरी कोशिश करके देख ली और मैं कोई एक पार्टी का नहीं ले रहा, सारी पार्टी की, सारी सरकारों ने, सबने कोशिश, सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली। सबने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सबने सब। एक भी राज्य, एक भी वैक्सीन का एक भी टीका अगर अपने स्तर पे लाने में सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पे राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। सेंटर प्रोक्योरमेंट करे, दुनिया भर से प्रोक्योरमेंट करे, देश में प्रोडक्शन करे,
वो करके हमें दे, हम उसके बाद ना लगाएं तो हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली की वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स को यहीं छोड़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू वाले नए नियम देखते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार 1 जून से अनलॉक शुरू करने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने जो नया ऑर्डर निकाला है उसके मुताबिक 600 से कम एक्टिव केस हुए तो जिला अनलॉक होगा, 600 से ज्यादा एक्टिव मरीज हुए तो जिला लॉक रहेगा। इस ग्राउंड पर 1 जून से यूपी के 56 जिले खुलेंगे और 19 लॉक रहेंगे। अब ये देख लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से जो जिले खुल रहे हैं उनमें क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकारी दफ्तर 50% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में रोटेशन सिस्टम लागू होगा। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, जिम और क्लब भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की परमिशन होगी। हाईवे किनारे ढाबे खोलने, ठेले लगाने की इजाजत होगी। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क को परमिशन होगी। बसें चलेंगी लेकिन खड़े होने की परमिशन नहीं होगी। मंदिर मस्जिद में अधिकतम 5 लोग और शादी समारोह में 25 लोगों की इजाजत होगी। यूपी के सभी जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने 31 मई तक कोरोना की सेकेंड वेव को यूपी में रोक देने का टारगेट रखा था। यूपी में कोरोना के लेटेस्ट नंबर देखने से लगता है कि योगी ने टारगेट हिट कर लिया है। रविवार को यूपी में 3,12,677 टेस्ट हुए, जिनमें से सिर्फ 1497 केस पॉजिटिव है। यूपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट रहा 0.5%। यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर 96.6% हो गया है और एक्टिव केस की संख्या 3,10,783 से 88% घटकर 37,044 तक पहुंच गई। आसन्न संकट बताए जा रहे हैं कुछ कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर आएगी, जो थर्ड वेव आएगी, वह कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारा अभी से प्रयास होना चाहिए कि थर्ड वेव ना आने पाए। अगर ये उपाय हम अपनाएंगे तो थर्ड वेव को काफी हद तक हम रोक लेंगे, लेकिन फिर भी आई गई, सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है। यूपी से सटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दोपहर 12:30 बजे खुद ट्वीट करके बिहार सरकार के फैसले की जानकारी दी। बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन व्यापारियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। बिहार में रहने वाले लोग लॉकडाउन के नए नियमों को अच्छी तरह से जान लें। किराना और फल सब्जियों की दुकान का समय बढ़ा दिया गया है। जरूरी सामान की दुकान अब दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान एक दिन खोलेंगे तो अगले दिन बंद रहेंगे। दुकानों में मास्क पहनना जरूरी होगा। ग्राहक से दूरी बनाए रखनी होगी। बिहार के सरकारी दफ्तर 25% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। बिहार के प्राइवेट ऑफिस अभी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1 जून से सिटी वाइज अनलॉक का खाका तैयार किया है। जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, वहां छूट ज्यादा मिलेगी। जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है, वहां छूट कम मिलेगी। मध्य प्रदेश में क्या क्या खुलने वाला है, नोट कर लीजिए। एमपी में सभी तरह की इंडस्ट्री खुलेगी। कर्मचारियों के आने जाने, माल ढुलाई पर रोक नहीं रहेगी। किराना दुकानें, आटा चक्की, डेयरी पूरे दिन खुले रहेंगे। कृषि उपज मंडी और खाद बीज की दुकानें भी खुलेंगी। बैंक, बीमा ऑफिस, एटीएम खुलेंगे। बस और ट्रेनें कोरोना गाइडलाइंस से चलेंगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 2 सवारी को परमिशन है और टैक्सियों में ड्राइवर के साथ 4 लोगों को परमिशन होगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लॉकडाउन का ताला खोला तो है, लेकिन पूरा नहीं खोला है। ढील दी है, लेकिन आंशिक। मध्य प्रदेश में भीड़ भाड़ वाली और कम जरूरी गतिविधियां अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी।
राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम अभी नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमाघर, थिएटर, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मंदिर में अधिक से अधिक 4 लोग, विवाह समारोह में 20 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 10 लोगों को अनुमति होगी। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कई चीजों में हम छूट देना शुरू करेंगे ताकि दुनिया भी चल सके, जिंदगी भी चल सके, काम धंधा चल सके, गरीबों की रोजी रोटी चल सके। लेकिन इतनी प्रार्थना आपसे है, आज सबसे बात हो रही है कि बहुत सावधानी रखना, अचानक सब मत खोल देना, नहीं तो फिर संकट में फंस जाएंगे हम। अब तक आपने उन राज्यों को देखा जहां कोरोना लॉकडाउन का ताला आधा खुला है। अब आपको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ले चलते हैं, जो फेज वाइज अनलॉक होना शुरू हो गया है। अनलॉक होने के बाद श्रीनगर की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर मंजूर मीर ने भेजी है। जम्मू कश्मीर यूटी में करीब 1 महीने के अंतराल के बाद कोरोना लॉकडाउन को ईज कर दिया गया है। श्रीनगर शहर में आज रोटेशन के तौर पर बाजार जो है वो खुल चुके हैं और साथ ही साथ सड़कों पर 50% ट्रांसपोर्ट भी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने से कोरोना कर्फ्यू के कारण जिंदगी की रफ्तार घाटी में पूरी तरह से थम चुकी थी, लेकिन आज जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कल तक बैरिकेड्स लगी हुई थी, आज वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ईज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से दुकानें जो है वो खुल चुकी है, लोगों ने अपनी दुकानें जो है सजा के रखी है, क्योंकि 1 महीने से ये बाजार जो थे पूरी तरह से बंद पड़े थे, लेकिन ये बाजार जो है रोटेशन तौर पर खुले हैं। दूसरे साइड आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड का बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं उसका पालन करते हुए जो है यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही है। और सड़कों पर जो है आप 50% जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी आज से दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से सटे हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन में ढील शुरू हो गई है। यहां अब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी, मगर हरियाणा में 7 जून तक सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। मुंबई भी कुछ शर्तों के साथ कल से अनलॉक हो रहा है। मुंबई में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, यह देखिए इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।